दिनों हम इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ते थे। ज़ुहैब मेरा कज़न था। मेरा ये चचाज़ाद हम उम्र था और हमारी आपस में खूब बनती थी। हमारी दोस्ती बचपन से थी, साथ पले बड़े, एक घर में रहे, इसलिए कोई बात एक दूसरे से ढकी छुपी ना थी। वो अपनी हर बात, हर मसला मुझको बताता और मुझसे ही सलाह लेता था। इतनी अपनायत के बावजूद हम में कभी कभी लड़ाई भी हो जाती थी। ज़ुहैब चूँकि लायक तालिब इल्म था, मुझको तालीमी जद्दोजहद में इसकी ज़रूरत पड़ती। ज़ुहैब शुरू से मुताले का शौकीन था, लिहाजा फजूल बातों में वक्त ज़ाया करना पसंद नहीं करता था। ताहम कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि वो खोया खोया सा है। इसका ध्यान कहीं और होता और बात कोई और कर रहा होता। तब ही मैंने पूछ लिया, भाई खैर तो है? ये ख्यालात के घोड़े कौन से आसमान पर तुमको लिए फिरते हैं? ज़ुहैब ने जड़ से ऐसा जवाब दिया कि जिसकी मुझको बिल्कुल तवक्का नहीं थी। सबा मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और इसके ख्याल में सरगर्दा रहने लगा हूँ। पढ़ाई से भी तवज्जो हट गई है, कहीं पोजीशन लेने से न रह जाऊँ। ये सुनकर मैं सुन हो गई। किसी लायक फ़ायक तालिब इल्म में अगर इश्क के जरासीम सरायत कर जाए तो ये कोई अच्छी इलामत नहीं होती। मुझको अपने होनहार कज़न के मुस्तकबिल की फ़िक्र लग गई कि कहीं ताबनाक मुस्तकबिल का बेड़ा गर्क ना हो जाए। दुआएं करने लगी, ए खुदा, ज़ुहैब को इस खतरनाक और तबाहकुन सूरत हाल से बचा ले ताकि इसका रोशन मुस्तकबिल महफूज हो जाए। कदरे संभलते हुए इससे पूछा कि कौन है वो? कल क्लास में पता चल जाएगा, इसने कहा। सारा दिन उलझन में रही, रात भी जागते गुजार दी। अगले दिन क्लास में पता कुछ न चला, अंदाज़ा भी न लगा सकी कि वो किसकी बात कर रहा है। खैर शाम को फिर ज़ुहैब से बात हुई और तजस्सुस ख़त्म करने की कोशिश करती रही। मगर इसने कुछ न बताया। मैंने पूछा, क्या वो फैमिली में से है या हमारी क्लास की कोई लड़की है? बस इतना बताया, हमारी क्लास में पढ़ती है। तमाम रात में इसी मसले पर सोचती रही और जागती रही। मैंने जमात की हर लड़की को जहन में लाकर गौर किया, लेकिन मामला हल ना हुआ। जब से स्कूल में दाखिला लिया था, यहाँ मेरी 3 लड़कियों से दोस्ती हुई थी, लेकिन इसी साल एक और दोस्त का इजाफा हुआ। नई सहेली का नाम शीमा था और ये अब मेरे बेहद नज़दीक होती जा रही थी। वो हर किसी से मेरा तारुफ ये कह कर कराती थी कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। शीमा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और इसका ज़ुहैब से मुकाबला रहता था, क्योंकि वो भी पोजीशन होल्डर तालबा थी। हालांकि क्लास में वो सबसे छोटी थी। इसकी जहानत और काबिलियत की वजह से प्रिंसिपल ने इसे 7वीं से 8वीं में प्रमोट कर दिया था। मैंने इन्हीं दिनों नोट किया कि शीमा आजकल बड़ी खुश दिखाई देती है। वो अक्सर मेरे कज़न से बातें करती नजर आती थी। एक दिन वो अच्छे मूड में थी। बातों बातों में इसने बताया कि ज़ुहैब ने इसे वही कहा है जो हर फिल्म में हीरो कहता है। यकदम मुझे धचका लगा कि ये तो वही लड़की है जिसके बारे में मैं इतने दिन से पूछ रही थी और ज़ुहैब नहीं बता रहा था। जब मामला मुझ पर खुल गया तो ज़ुहैब की भी शर्म खत्म हुई और वो मुझसे शीमा के बारे में बातें करने लगा। अब हमारी अक्सर इसी मौजू पर बात होने लगी और मैं इन दोनों के दरमियान पैगाम रसानी के फ़राइज़ इंजाम देने लगी। पता नहीं क्या क्या बातें वो एक दूसरे को कहलवाते थे। मैं अपने कज़न से कहती थी, देखो ज़ुहैब, तुम जो ये शीमा से दिल लगा रहे हो तो क्या इस बात को अंजाम तक पहुंचाओगे? क्योंकि अभी हम छोटे हैं और आगे ज़िंदगी पड़ी है जिसमें ढेरों मौके आने वाले हैं। वो कहता, हाँ देख लेना, मैं अपनी बात को ज़रूर पूरा करूँगा। इस तरह से वक्त गुजरता गया। हमारे इम्तिहान हो गए और नतीजा हैरान कुन था। जिन 4 बच्चों में मुकाबला रहता था, इनमें ज़ुहैब अव्वल और शीमा चौथे नंबर पर आ गई थी, जबकि वो कभी फर्स्ट और कभी सेकंड पोजीशन लेती थी। मैंने अफसोस का इजहार किया तो बोली, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ज़ुहैब ने पोजीशन ली है, बस इस बात की खुशी है मुझे। मैंने इसकी वजह से जानबूझकर मेहनत नहीं की ताकि वो फर्स्ट पोजीशन ले सके। 8वीं के बाद लड़के दूसरे स्कूलों में चले गए और हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए सेकेंडरी क्लासेस का इजरा हो गया। मुझे डॉक्टर बनने का शौक था, ये मेरी सहेलियों का भी ख्वाब था, लिहाजा हमने शौक से साइंस रखी और नई किताबों से लुत्फ अंदोज होने लगे। शीमा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन मेरी वजह से वो दोबारा इसी स्कूल में आ गई। ताहम अब ज़ुहैब से मुलाकातों के सिलसिले बंद हो गए थे। अलबत्ता इनके दरमियान हतो किताबत के लिए मैं डाकिये के फ़राइज़ इंजाम देने लगी। ईद आने वाली थी। ज़ुहैब हमारे लिए ईद के गिफ्ट लाया
और एक खास गिफ्ट वो शीमा के लिए भी लाया था। मुझसे कहा कि इसे दे दो। हाथ और पैगाम तक तो ठीक था, लेकिन अब ये गिफ्ट मैं कैसे दे सकती थी। किसी को इल्म हो जाता तो इसके घर में तमाशा लग जाता। शीमा का फैमिली बैकग्राउंड मजबूत नहीं था, बल्कि हालात तेजी से कमतरी की तरफ जा रहे थे, जबकि वो तोहफा कीमती और मोहब्बत के जज्बात का आकाश था। इसलिए मैंने इसे शीमा को पहुंचाने से मना कर दिया। इस पर जुहेब मुझसे खफा हो गया और मेरी इसके साथ बोलचाल बंद हो गई। कुछ दिनों बाद जुहेब ने अम्मी से कहा कि सबा को रोकिए, ये शीमा के साथ दोस्ती छोड़ दे, क्योंकि वो अच्छी लड़की नहीं है। यही नहीं, इसने शीमा के बारे में और भी कई उल्टी सीधी बातें की। मुझको इसकी ये बातें नागवार गुजरी। यही नहीं, वो अब तेजी से बदल रहा था, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को नहीं बताया। वो हर वक्त इसका पूछती रहती और मैं ये कहकर इसे चुप करा देती थी कि मैंने जुहेब से बोलना छोड़ दिया है। जुहेब कुछ दिनों बाद अपने मामू के घर रहने चला गया और मुझे बहाना मिल गया। अब जब शीमा इसके बारे में पूछती, मैं कह देती कि मैं नहीं जानती कि वो आजकल क्या कर रहा है। जुहेब की दूरी ने शीमा को और ज्यादा पागल बना दिया था। मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा था। वो जब मिलती जुहेब के बारे में सवालात करती, फोन करती तो इसी के बारे में पूछती। इस सूरत हाल से मैं तंग आ गई। बिलाहर मैंने ये कहकर जान छुड़ा ली कि अगर तुमको मुझसे दोस्ती रखनी है तो रखो, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये शर्त भी मान गई, क्योंकि मैं जुहेब की कज़न थी। इसी वजह से शीमा मेरा हाथ थामे रखना चाहती थी। इसे मुझसे बातें करके तस्कीन मिलती थी, लेकिन इसका फूल जैसा खिला हुआ चेहरा मुरझाता जा रहा था। लगता था जैसे इसे कोई रोग लग चुका है। ये ऐसा रोग था जिसकी दवा किसी तबीब के पास नहीं थी। मैट्रिक के इम्तहान होने लगे। सब ने खूब तैयारी की। जुहेब ने अच्छे नंबर हासिल करने की खातिर जान लड़ा दी, मगर शीमा का हाल बुरा था। नतीजा आया तो वो बामुश्किल पास हुई, जबकि जुहेब ने पोजीशन ली और इसका दाखिला लाहौर के बेहतरीन कॉलेज में हो गया। शीमा का तालीमी मेयार ही नहीं गिरा, इसकी सेहत भी गिरती जा रही थी। बहरहाल हमने भी कॉलेज में दाखिला ले लिया। शीमा को एक दूसरे कॉलेज में दाखिला मिला, कम नंबरों की वजह से, मगर साल बाद इसने किसी तरह भी दोबारा हमारे कॉलेज में तबादला करवा लिया। यूँ मैं इससे एक साल बाद मिली। शीमा को देखकर मैं हैरान रह गई। इसका रंग सांवला हो गया था और सेहत का भी बुरा हाल था, जैसे कोई रोग इसको अंदर ही अंदर खा रहा था। अब इसने पढ़ना बिल्कुल छोड़ दिया था। इसकी नज़र कमज़ोर हो गई और इसे चश्मा लग गया था। मुस्तकिल जागते रहने से इसके सर में भी दर्द रहने लगा था। मैंने और मेरी दोस्तों ने इसको बहुत समझाया कि अपना ख्याल रखो, वरना तुम सफाई हस्ती से मिट जाओगी। जिंदगी यूं नहीं गुजरती। लेकिन वो तो कुछ सुनने को तैयार ना थी। मैंने कहा, शीमा देखो, ज़हेब को तुम्हें छोड़कर कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो तुम्हें भुलाकर दोबारा अपनी पढ़ाई में लग गया है और अपना मुस्तकबिल शानदार बना रहा है, और तुम हो कि अभी तक इसकी याद में घुल रही हो। वो मोहब्बत ना थी, समझ लो बचपन की भूल थी, एक मजाक था, क्योंकि इस वक्त हम बहुत कम सुन और नादान थे। हमें अकल और समझ ना थी। बचपन के इस मजाक को भूल जाओ और आगे बढ़ो। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, लेकिन इसे तो इस मोहब्बत के सिवा कुछ समझाई ही नहीं देता था। वो जब भी ज़ुहेब का जिक्र करती थी, बहकी बहकी बातें करने लगती थी। इसके दिल से वो गया ही नहीं था। इसके दिलो दिमाग पर अभी तक इसका कब्जा था। वक्त गुजरता रहा, साल पलक झपकते गुजर गया। पर्चे खत्म हो गए। नतीजा आया तो वो सारे मज़ामीन में फेल हो गई थी। अब वो घर बैठ गई और दोबारा पेपर्स देने की तैयारी करने लगी। हम लोगों ने बीए में एडमिशन ले लिया। बस फ़ोन पर बात होती और तब भी इसका वही सवाल होता कि वो कैसा है। इससे बात हुई। मैंने इसे एक दिन फला जगह देखा था। ये दुरुस्त था। कभी वो छुट्टियों में आता तो हमारे घर और इसके ननियाल के रास्ते में शीमा का घर पड़ता था। वो देख लेती तो दिन नोट करती। इसे तारीखें और वक्त तक याद होता था कि कब ज़ुहेब कहाँ से गुजरा था, और इसने अपने घर की खिड़की से इसकी एक झलक देखी थी। शीमा ने पढ़ना छोड़ दिया था। पढ़ना क्या, इसने तो हर काम ही छोड़ दिया था। हत्ता के नहाना धोना, घर के दीगर काम, खाना पीना वाजिबी रह गया था। गोया वो जहनी मरीजा बनती जा रही थी। और इधर मेरे कज़न साहिब रोज़ बरोज़ सेहतमंद, खूबसूरत और ताज़ा दम होते जा रहे थे। ज़ुहेब जब से मामू के घर से होकर आया था, इनकी बेटी मनाहल से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो मनाहल को पढ़ाई में भी काफ़ी मदद देने लगा था। दोनों की इस बहाने कुर्बत बढ़ने लगी। दोनों साथ एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए लाहौर गए तो इनकी दोस्ती का चर्चा भी हर ज़बान पर रहने लगा। रिश्तेदारों में तो इनकी शादी के बारे में भी चहमगोइयाँ होने लगी थी। इन्हीं दिनों ज़ुहेब के मामू का इंतकाल हो गया। तभी इसकी हमदर्दियाँ मामू की फैमिली से और ज़्यादा हो गई।
मुझ तक बातें पहुंचती थी जुहेब की बहनों के जरिए से, मगर जब शीमा कोई सवाल करती तो मैं अपनी दोस्त को कुछ न बताती ताकि इसका दिल न दुखे। ताहम मैं शीमा की हालत जानती थी। शुरू से जो जुहेब ने शीमा से राब्ते रखे, वादे किए, सभी मेरे तवस्त से हुए थे। लिहाजा अब मैं अपनी सहेली को दुखी देखती तो मुझे अपने कज़न पर गुस्सा आने लगता। दिल चाहता कि वो मेरे सामने ना आए। मैंने जुहेब से कलाम तो किया, इसके सामने जाना भी छोड़ दिया था। बिजनेस की तालीम के लिए वो इस्लामाबाद चला गया और हम भी अल्लाह अल्लाह करके MA तक पहुंच गए। क्यों मसरूफियात बढ़ गई। इस बार मेरी शीमा से काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई तो इसने बताया कि तुम्हारे कज़न का फ़ोन आया था। मुझे कहा कि जो हुआ वो माजी की भूल थी, लिहाजा उसे भूल जाओ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। इस तरह तुम अपना नुकसान कर रही हो, लिहाजा अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया है। शीमा की बात सुनकर मुझको खुशी हुई और अफसोस भी। खुशी इस बात की कि चलो कज़न को होश तो आया कि वो जिंदगी की दौड़ में किसी को रोंद कर आगे बढ़ा है, और अफसोस इस बात का था कि वो बेखौफ लड़की अब तक इसके इंतजार में बैठी है और हमारे समझाने से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जबकि इसके कहने से पढ़ने पर आमादा हुई थी। इसी अरसे में शीमा के घरेलू माशी हालात मजीद खराब हो गए और इनको मोहल्ला छोड़ना पड़ा। इन दिनों वो FA के पेपर्स दे रही थी। हालात की वजह से तालीम छोड़कर इसने एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली। प्राइवेट तौर पर इम्तहान की तैयारी करती रही। इतने सख्त हालात ने भी इसके जहन को ना बदला और वो जुहेब को याद करके रोती रही। इन दिनों इसके लिए एक अच्छा रिश्ता आ गया। खुशहाल लोग थे, लड़का इंजीनियर था। सभी ने शुक्र अदा किया कि चलो इसके भी दिन बदलेंगे, अच्छे घर में जाएगी, खुशियाँ और सुख पाएगी तो जहन भी बदल जाएगा। लेकिन जहन बदला और ना किस्मत बदली। इसकी किस्मत के जिस गली में इसकी ससुराल का घर था वहाँ हमारा एक पुराना क्लास फेलो भी रहता था। इसने शीमा के होने वाले शोहर को इसके और जुहेब के बारे में बता दिया, जिससे ना सिर्फ बदनामी हुई बल्कि रिश्ता भी टूट गया। बदनामी का सदमा वो ना सह सकी और कुछ दिन बीमार रहकर वो हाल के हकीकी से जा मिली, और कुछ का बयान था कि इसने शर्मिंदगी के बायस कुछ खा लिया और मर गई। मैंने इसकी छोटी बहन को बहुत करेदा, मगर इसने मौत का कोई सबब न बताया। अलबत्ता वो रोती थी और कहती थी कि मेरी बहन को दरअसल जुहेब की मोहब्बत और बेवफाई का सदमा ले डूबा था। जब मैंने जुहेब को बताया कि शीमा वफात पा गई है तो अफसुर्दा होने की बजाय वो संग दिल मुस्कुरा दिया और बोला, चलो अच्छा हुआ, हंस कम जहां पाक। मुझे इससे कभी मोहब्बत ना थी। मैं इसको रास्ते से हटाना चाहता था कि क्लास में मेरी पोजीशन अव्वल रहे और मेरा कोई मुकाबला करने वाला ना हो। वाह क्या बात है, अपने मतलब के लिए किसी से इतना बड़ा मजाक कर दिया। वो लड़की इतनी लायक और इतनी ज़हीन थी कि मेरिट की बुनियाद पर भी मेडिकल में जा सकती थी, और आज वो मनो मट्टी तले जा सोई है, एक जरा सी नादानी की वजह से। अफसोस कि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हमारे वालिदैन के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है कि ये देखें कि हमारे बच्चे अपना कीमती वक्त कहाँ और कैसे गुजारते हैं। इनको इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो इनके मसाइल सुन सकें, इनके रवैयों में तेज़ी से तब्दीली को महसूस कर सकें। वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों पर पाबंदी लगा दें कि वो इश्क मोहब्बत पर मबनी ड्रामे फिल्में ना देखें। आजकल लोग रोज़गार के हसूल में इस कदर उलझे हुए हैं कि अपनों बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देते। अब तालीम स्कूल वालों के हिस्से में और तरबियत मीडिया के ज़िम्मे रह गई है। खुदा जाने हर साल कितने बच्चे अपनी तालीमी ज़िंदगी के कीमती साल इन गैर ज़रूरी सरगर्मियों में गुजारते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों को जो नुकसान होता है, इसकी तलाफ़ी कौन कर सकता है। क्या इस तरह की सोच रखने वाली लड़कियां मुस्तकबिल में अपनी जिम्मेदारियों को सही तरह निभा सकती हैं? आजकल मोबाइल फ़ोन और नेट पर चीटिंग की वजह से ये बच्चे जो कौम का मुस्तकबिल हैं, बर्बादी के दहाने पर खड़े हैं।